में था। कौन सी शताब्दी में था? 12वीं शताब्दी के में था। अच्छा, राजरंग में किसका इतिहास मिलता है? कश्मीर का इतिहास मिलता है। कहां से कहां तक? आरंभ से लेकर, इवन इसमें महाभारत का भी वर्णन है। किसका वर्णन है? महाभारत। तो कहते महाभारत काल से भी पहले से लेकर जब तक ये कलन था, तब तो पूरा इतिहास मिलता है इसके अंदर। इसलिए इसके बारे में कहते हैं कि भारत में इतिहास की क्या है, ये प्रथम पुस्तक है। लेकिन कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया। कनिष्क कॉन्कर्ड सेंट्रल एशिया। कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया। कनिष्क कॉन्कर्ड सेंट्रल एशिया। कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया। लेकिन अतः भारत का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया था। सो ही ऑक्यूपाइड द सिल्क रूट। अतः भारत का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया था। सो ही ऑक्यूपाइड द सिल्क रूट। अतः भारत का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया था। भारत का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया था। लेकिन कनिष्क ने पान चाओ के नेतृत्व वाली चीनी सेना को पराजित किया था। कनिष्क डिफीटेड मान चाओ स्लैश पान चाओ, कमांडर ऑफ द चाइनीज आर्मी। कनिष्क ने बान चाओ के नेतृत्व वाली चीनी सेना को पराजित किया था। कनिष्क डिफीटेड पान चाओ स्लैश बान चाओ, कमांडर ऑफ द चाइनीज आर्मी। कनिष्क ने बान चाओ स्लैश पान चाओ की नेतृत्व वाली चीनी सेना को पराजित किया था। चीनी सेना को पराजित किया था। लेकिन पान चाओ चीनी सेना का महान सेनापति था। पान चाओ या बान चाओ। Ban Chao was also a great commander of China. बान चाओ चीनी सेना का महान सेनापति था। बान चाओ was also a great commander of China. लेकिन यह जानकारी राबाटक अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन गॉट फ्रॉम राबाटक इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी राबाटक अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन गॉट फ्रॉम राबाटक इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान। राबाटक अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही बात अपन कर रहे हैं कि कनिष्क ने मध्य एशिया जीत लिया था। कौन सा एरिया जीत लिया था? मध्य एशिया। मध्य एशिया में क्या आते हैं? स्थान। क्या आते हैं वहां पे? स्थान। या अलग मैप हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। ऊपर वाले जितने भी स्थान है ना, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, तो ये सारे इलाके हैं, ये भी इसने क्या कर लिए थे? सारे जीत लिए थे इसना। तो इसका कनिष्क का साम्राज्य यहां तक था पूरा पूरा। इवन चाइना के कुछ हिस्से हैं उसके ऊपर भी इसका अधिकार था।
फिर ये इसका सपना था पूरे चाइना को जीतना, और ये चाइना को जीतना चाहता था। और ये चाइना को जीतने के लिए जैसे आगे बढ़ा, तब चाइना ने अपना एक सेनापति भेजा, उसका नाम था बान चाओ। क्या नाम था उसका? बान चाओ। वास्तव में उसका नाम बान चाओ था, पर अपने यहाँ पर कुछ लोगों ने ट्रिक के रूप में याद करने के लिए इसको कर दिया पान चाओ। जब जो है वो चीनी सेनापति आया था और कनिष्क ने उसको पान की तरह चबा के थूक दिया। पान की तरह चबा क्या कर दिया? इसको थूक दिया। जबकि पान चाओ खुद ही चाइना के इतिहास के अंदर एक बहुत ही महान सेनापति है, और हकीकत ये है कि पान चाओ के साथ में इसके युद्ध हुए दो। एक बार कनिष्क हार गया था और एक बार कनिष्क जीत गया था। तो ये कनिष्क एक बार पान चाओ से हारा है और एक बार क्या है, ये जीत गया है। ठीक है, और ये जानकारी मिलती एक अभिलेख से, जिसका नाम क्या है? रबट अभिलेख। ये कोई अफगानिस्तान के अंदर गांव है। तो ये कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। आ जाओ आ जाओ। महायान शाखा का अनुयायी था। नोट ले तो रही है, लेकिन एटीएम से या बैंक के विड्रॉल से हमें 2000 रुपए के नोट क्या है, मिल नहीं रही, नहीं दे रहे हैं। और फिर जब मार्केट से ऑलमोस्ट 80-90% पैसा जब वो बैंक ले चुका था वापस, या है ना गवर्नमेंट, तब इन्होंने लास्ट में घोषणा कही थी हम 2000 रुपए का नोट बंद कर रहे हैं। इसलिए 2000 रुपए का नोट जब बंद हुआ था, तब मार्केट में कोई हड़कंप नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे पास पैसे थे ही नहीं। जैसे ही घोषणा हुई कि ले 2000 रुपए का नोट बंद है, तो हमको है ही को नहीं। ठीक है, अपन लोगों का एक जो सामान्य रिएक्शन क्या था, है ही को नहीं, अपने पास है ही नहीं तो क्या बंद करो, बंद करो। ठीक है, मैंने खुद ने घर पे जाकर जो यूं ढूंढे तो कोई 2-3 नोट निकले। हाँ, नहीं वास्तव में 2-3 नहीं थे। फिर मैंने जब मैंने जाके किस इसको जीवन में 2-3 चीजें ही समझ में आती थी, आगे बढ़ो लड़ो, आगे बढ़ो और लड़ो, बस। इसके अलावा इसको कुछ भी चीज जो वो समझ में नहीं आ रही थी। इसके साफ साफ इंस्ट्रक्शन हमेशा ये होते थे, आगे जाएंगे और लड़ेंगे। और ऐसे करते करते हालांकि उसने पूरा जो है ना मध्य एशिया पूरा जीत लिया, और पूरा मध्य एशिया जीतने के बाद में अब इसका सपना था, और वो कौन सा था? चीन। ये पूरा चीन जीतना चाह रहा था, और चाइना को जीतने के चक्कर में इतना बावड़ा हो गया था। बावड़ा का मतलब समझते हो? पागल। कि बस इसको बस एक ही चीज दिख रही थी कि अपने को पूरा चीन जीतना है। और इस चक्कर में ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था सैनिकों को कि इसके सेनापति और सैनिक इससे दुखी हो गए थे भयंकर तरीके से। और सब सैनिकों के दिमाग में एक ही ख्याल आया था कि ना तो ये खुद सोता है और ना ये हमें सोने देता है। राणा सांगा की तरह। किसकी तरह हो गया था ये? हाँ। इसलिए दुनिया में जितने भी अतिवादी लोग हुए हैं ना, उन अतिवादी लोगों को उनके लोगों ने ही मारा है। चाहे वो राणा सांगा हो, चाहे वो सिकंदर हो, और चाहे कनिष्क हो। तो कहते कनिष्क के जीवन में भी यही हुआ। एक दिन कनिष्क ने कुछ ऐसे ऑर्डर जारी किए, और कनिष्क ने कहा अपन 3 दिन बाद में यहाँ से निकलेंगे, और ये कोई चोटी है जो इसका टारगेट था, वहां तक अपन पहुंचेंगे। तब इस सेनापति ने ठीक है सर। और यूं बात करते 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 एकदम से इसको चक्कर आया, और ये चक्कर आकर गिर पड़ा। और जैसे गिर पड़ा, तब लोगों ने इसको उठाया और उठा कर लेकर गए, डॉक्टर को बुलाया। तब डॉक्टर वगैरह सब ने कहा कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, ये आराम नहीं कर रहा है, सो नहीं रहा है ये आदमी। इस आदमी ने ढंग से नींद नहीं ली है पिछले कई महीनों से। इसको बहुत ज्यादा जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये आदमी 2-4 घंटे सोता है, फिर वापस उठता है और फिर वापस काम पे लग जाता है। और ये जब देखो तब ये आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेस करता रहता है। और इसलिए इसको यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो प्रॉपर नींद। ये कुछ दिन सोए और ढंग से खाना खाए तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तब इसमें अब क्या करें? तब अब कुछ नहीं, कुछ औषधि देते हैं। इस बात पर कुछ ऐसे थोड़ी बहुत दवाई ववाई दी गई, और ये बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। अब चूंकि कनिष्क स्वयं तो बेहोश है, इसलिए अब डिसीजन लेने की बारी किसकी है? सेनापतियों की है। तो मंत्रियों और सेनापतियों ने कहा कि क्या करें अपन? तो भाई इस कंडीशन में कनिष्क है तो अपन इसको लेके कैसे जाएंगे? तो कहा चलो ठीक है, जब तक इसको होश नहीं आ जाता और जब तक ये वापस अच्छे से रिकवर नहीं होता, तब तक अपन एक बार अपना प्रोग्राम डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। इसलिए सेनापतियों ने अपने लेवल पर जाकर सैनिकों से कहा कि कनिष्क की तबीयत सही नहीं है, इसलिए अपना प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए डिले है। अगला प्रोग्राम कब होगा बहुत जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सैनिकों ने सारे राजी हो गए। सैनिकों ने सेलिब्रेशन मनाया। सैनिकों ने कहा चलो कम से कम कनिष्क बीमार तो हुआ, वरना यो आदमी यदि बीमार नहीं हो तो ये किसी को भी छुट्टी लेने नहीं देगा। तो सारे सैनिक खुश हो गए। इधर कहते कनिष्क 3 दिन तक बीमार रहा।
और 3 दिन के बाद में वो बीच बीच में उसकी आंखें खोलते, लोग उसको दवाई देते और वो पड़ा रहता। और 3 दिन बाद में जिस दिन जाने की तारीख थी, उसी दिन इस भूत को होश आ गया। और एकदम से इसको जैसे ही होश आया, होश आते ही इसने एकदम से क्या हुआ, तब इसकी जो भी सेवा कर रहे थे लोग, उन्होंने कहा सर एक्चुअली आप बीमार हो गए थे। उसने हाँ हाँ बीमार तो हो गया था, पर मैं क्या हुआ मुझे, तो सर आप बेहोश हो गए थे बात करते करते। उसने कहा अच्छा कितनी देर पहले, मतलब कितनी देर नहीं, मतलब है ना कई दिनों पहले। उसने कहा अच्छा, और तो सब बीच बीच में आपको होश आ रहा था थोड़ा बहुत, तो हम आपको थोड़ी बहुत दवाई ववाई दे रहे थे। तो उसने कहा आज तारीख क्या है, ये सब आज तारीख ये है। तो आज मेरा ऑर्डर था यहाँ से निकलने का। उन्होंने कहा हाँ सर था तो सही। तो कह रहे मेरी आर्मी मेरा वेट कर रही होगी, फटाफट मुझे उठाओ और मुझे तैयार करवाओ। तब इसकी किसी भी आदमी की हिम्मत नहीं हुई इसको ये बोलने की, सब आर्मी तो मौज कर रही है, आर्मी सो रही है। उन्होंने कहा हाँ सर। उसने कहा उठो उठो उठो, बस मेरे लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। और ये उठता है और तैयार होना आरंभ करता है, तभी उसका एक आदमी भागा भागा जाता है एक सेनापति के पास में और कहते हैं सर उठो। तो सेनापति वगैरह पूरी आर्मी आराम से बैठी हुई थी। अब जो सेना क्या हो गया पापा उठ गए, पापा क्या है उठ गए। उसे कर मतलब है ना कर क्या रहे हैं वो, कि वो तैयार हो रहा है, नहा रहा है, और वो नहा के तैयार होकर आ ही रहा है। तो सेनापतियों में सेना में हड़कंप मच जाता है और सारे सेनापति अपने अपनी यूनिट को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं वो एक्चुअली कनिष्क को होश आ गया है और वो कनिष्क को हमें पता नहीं है, लेकिन वो तैयार हो रहा है, इसकी फटाफट तैयारियां करो। तब सारे सैनिक कहते हैं पर सर तैयारियां करने में कम से कम 1 दिन का टाइम तो लगेगा, यहाँ से टेंट खोलने पड़ेंगे, आगे जाके टेंट लगाने पड़ेंगे, और इस सब में आप एकदम से अकस्मात बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा वो तो है पर अब क्या कर सकते हैं। तो कहते मतलब है ना कनिष्क इतना बीमार था फिर भी प्रॉपर टाइम पर तैयार होकर आ गया। और वो जैसे ही आता है और उसके जैसे सारे सेनापति आता है, तो वो एकदम से कनिष्क सेनापतियों से कहता है गौर क्या हालचाल है तुम्हारे। तब सेनापति कहते सर हमारा हालचाल तो ठीक है, पर एक्चुअली आप बेहोश हो गए थे, इसलिए हमने आपसे बिना डिस्कस किए आर्मी को ये ऑर्डर दे दिया था कि अपन आराम से चलेंगे। तब ये गणेश कहता आराम से चलेंगे मतलब, तुम्हें पता है कि वो हिल जो है हमारा टारगेट है, उसे हमें कॉन्कर करना, जीतना है उसको। यदि हम लोग उसको नहीं जीत पाए तो हमसे पहले वहां पर कौन पहुंच जाएगा, बानचाओ। इसलिए बानचाओ से पहले हमें वहां पर निकलना है, इसीलिए मैंने तुम्हें आदेश दिए थे। उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है सर, पर 1 दिन का टाइम दे दो, कल सुबह निकलते हैं अपन। तब एकदम से गणेश कल सुबह क्या होता है, अभी मतलब अभी। तो वो सैनिक सारे हाक बक आ जाते हैं और एकदम से हड़बड़ा कहते हैं सर पर अभी तो एकदम से निकलना पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए पॉसिबल क्यों नहीं होगा, अब भी कभी निकलो पूरे पूरे। तो एक कोई सेनापति था वो दुखी हो रखा था कनिष्क के आदेश है ना सुन सुनकर। वो एकदम से आगे बैठता है और कहता है सर बहुत हो गई आपकी पंचायतियां, खूब सुन लिया हमने आपके बारे में। जब देखो तब एक ही बात बोलते रहते हो, आगे बढ़ो, युद्ध करो, जीतो। मुझे नहीं करना युद्ध, ना तो मुझे कुछ जीतना है, ना मुझे लड़ना है, और ना मेरे को आपके लिए कुछ करना है। और मुझे पता है मैं जो करने वाला हूँ उस बात पे आप मुझे मार दोगे, पर जो करना है वो करो। और वो अपनी तलवार निकालता है, फेंक देता है साइड में, और आगे जाके कनिष्क को एक थप्पड़ मारता है जोर से। और वो कनिष्क से कहता है तेरी बहुत हो गई तेरी पंचायतियां, फिर वो जो करना है वो कर ले। तब कनिष्क कहता तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। उसने कहा हाँ उठाया, पर मुझे पता है इसके बदले में तू मुझे मार देगा, लेकिन मार दे भले। दुखी हो गया हूं, जब देखो तब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक तो आप हो जो रात दिन कहते रहते हो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक ही स्प्रिंग बोर्ड वाला जब देखो तब लिखो लिखो लिखो, ठीक है। इसलिए हम लोग दुखी हो चुके हैं इस चीजों से, इसलिए हमें नहीं करना है। गणेश कहता है तुझे मैं देखता हूँ। जितने भी एक सैनिक और आगे बढ़ता है, वो भी एक्चुअली अंदर से गुस्सा था, भरा हुआ था, वो भी अपनी तलवार फेंकता है, कहता है हाँ मैं भी नहीं लिखूंगा, तेरे जो करना है वो कर। और वो जगह कनिष्क को एक थप्पड़ वो भी क्या कर देता है, मार देता है। फिर एक्चुअली पता लगा ये गुस्सा सब में था, सारे सैनिक उससे क्या हो रखे थे, परेशान हो रखे थे। इसलिए सारे सैनिक आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हाँ हमें भी नहीं मानना है, और वो सब कनिष्क को मारते पीटते हैं। और जैसे ही मारते पीटते हैं तो हालांकि बीच में कुछ सैनिकों ने बचाव भी किया, और क्या ये क्या कर रहे हो तुम लोगों ने। तब सैनिकों ने सॉरी सॉरी एक्चुअली गुस्सा था इसलिए ऐसा कर दिया। और वो कनिष्क को उठाया, उठाकर वापस उसको लिटाया और कहा सर 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 प्लीज वॉश में आओ सर। लेकिन तब तक सर स्वर्ग सिधार गए थे। सर क्या है, हाँ सिधार गए थे, इसलिए इसके सैनिकों ने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। हालांकि उनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन उन्होंने अपना केवल गुस्सा निकाला, और ये चूंकि इतना कमजोर हो रुका था बीमारी के माध्यम से, इसलिए इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। हालांकि बाद में इसके सैनिकों को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ,
और सैनिकों ने कहा हमारा उद्देश्य नहीं था सर की हत्या करना, लेकिन क्या करें। हाँ, आप लोग तो मन में कहीं ऐसे कोई भड़ास नहीं निकाल के बैठे हो। हाँ, लो तो लिखो। फोर्थ संगीति है, उसके अध्यक्ष है, उसे क्या है, अध्यक्ष है। और फोर्थ संगीति के अंदर ही जो महायान और हीनयान दो दो शाखाएं अलग हो गई थी, और हीनयान में एक शाखा बन गई थी, उसका नाम था वैभाषिक। क्या नाम था उसका, वैभाषिक और सौतांत्रिक। और वैभाषिक के अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। और वैभाषिक की शिक्षाओं के ऊपर एक जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम क्या था, विभिषा शास्त्र। विभिषा शास्त्र। और ये वैभाषिक दोनों भाई बहन है, ठीक है। और उसी मूलसा संगीति के अंदर एक और शाखा बनी थी, जिसका नाम था महायान। और महायान के अंदर भी दो अलग अलग शाखाएं बनी थी, शून्यवाद या फिर माध्यमिका। शून्यवाद या फिर माध्यमिका। तो माध्यमिका के फाउंडर थे, उनका नाम था नागार्जुन, और उनकी जो बुक है उसका नाम है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका। ये वो अश्वघोष है विभिषा शास्त्र, और ये वैभाषिक दोनों भाई बहन है, ठीक है। और उसी मूलसा संगीति के अंदर एक और शाखा बनी थी, जिसका नाम था महायान। और महायान के अंदर भी दो अलग अलग शाखाएं बनी थी, शून्यवाद या फिर माध्यमिका। शून्यवाद या फिर माध्यमिका। तो माध्यमिका के फाउंडर थे, उनका नाम था नागार्जुन, और उनकी जो बुक है उसका नाम है माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका। ये वो अश्वघोष है ना, जिसकी मुलाकात होती है पाटलिपुत्र में। कहां पर होती है, पाटलिपुत्र में। और अश्वघोष के सुझाव के ऊपर ही इसने, है ना, कनिष्क ने कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत क्या करवाया था, आयोजन करवाया था। अश्वघोष के सुझाव पर ही उसका अध्यक्ष बनाया गया था वसुमित्र को, इसलिए ये अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष है। क्या है ये, उसके उपाध्यक्ष। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है सौंदरानंद, इसके ऊपर बात कर चुके हैं अपन लोग। ये सौंदरा प्लस नंद, नंद मीन्स आनंद। तो ये कैसे, जो परिशेष है गौतम बुद्ध का, और ये सौंदरा आती है आनंद के पास में, आनंद को समझाने के लिए। और वो कहती है कि ये संग वंग सब ढकोसले हैं। संग वंग सब क्या है, ढकोसले, चुपचाप घर पे चल। लेकिन इस बात पर नंद, ये आनंद कहता है नहीं, जो दुनिया में दुख है, दुनिया में क्या है, दुख है। तब इस बात पर सौंदर्य को गुस्सा आता है। सौंदर्य सारे बहुत भिक्षुओं को धमकाती है और कहती है निकम्मो, जब तुम लोगों को कुछ कमाने दमाने के दिन थे, तब तुम लोगों ने शादियां करी, टाबर पैदा किए, उसके बाद में जैसे
जब तुम लोगों को कुछ कमाने दमाने के दिन थे, तब तुम लोगों ने शादियां करी, टाबर पैदा किए। उसके बाद में जैसे ही अब टाबरों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर आया, तो तुम लोग सारे घर छोड़ के क्या हो गए, भाग गए। और सब लोग कह रहे हो कि दुनिया में क्या है, दुख है। यदि दुनिया में सब लोग ऐसे भाग जाएंगे तो फिर दुनिया में काम कौन करेगा, खेती बाड़ी कौन करेगा, पशुपालन कौन करेगा। और तुम लोगों को, और वाकई में ये, हालांकि सौंदर्य के प्रश्न सही थे या गलत थे, सौंदर्य के प्रश्न क्या थे, सही थे, कि लाखों की तादाद में लोगों ने घर बार सब छोड़ दिया और सब कह रहे हैं हम लोग जो वो संघ में शामिल हो गए हैं। और जब इनको भूख लग रही है तो किसी भी घर के आगे जाके कह रहे हैं भिक्षाम देही, और इनको भिक्षा मिल रही और ये चुपचाप भिक्षा क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सौंदर्य ने कहा कि ऐसे समाज नहीं चलेगा। यदि सभी लोग ये बात कह के अपना काम धंधा छोड़ देंगे और कहेंगे मैं तो सब जो वो साधु बन गया हूं, तो साधु बनने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए सौंदर्य धमकाती है सबको, इवन गौतम बुद्ध को भी, गौतम बुद्ध को, आनंद को। और उसके बाद में ही संघ दो दो भागों में विभाजित हो गया था, क्योंकि सौंदर्य ने मांग करी थी कि या तो तुम लोग ये सारे ढकोसला छोड़ो, और या फिर जो वो संघ में महिलाओं का क्या होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए। इस बात पर आनंद ने कहा ठीक है मैं प्रयास करता हूं। अच्छा, संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी किस जगह पर प्रवेश किया था, वैशाली में। ठीक है, तो इनकी एक तो किताब है सौंदरानंद, एक किताब है सारिपुत्र प्रकरण, जो कि बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, सॉरी प्रिय का प्रधान शिष्य थे। एक सूत्रालंकार है, एक कौन सी है, बुद्ध चरित। फिर एक इनके समकालीन रहे हैं, उनका नाम है चरक। ठीक है, और चरक की किताब है वो कौन सी है, चरक संहिता। चरक संहिता आयुर्वेद में सबसे बड़ी पुस्तक मानी गई है आज तक। आयुर्वेद के हमारे जितने भी सोर्सेज है वो सारे एक ही जगह से मिलते हैं, वो कौन सी है, चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता को लेकर हमारे बीच में हम भाई जो वो है ना, थोड़ी बहुत लड़ाइयां चल रही है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, यूएसए काफी जो वो चीज है उनके पैटर्न बुक करवा रही है, और इस बात का इंडिया विरोध कर रहा है, क्यों वो सारे पैटर्न एक्चुअली चरक संहिता में मिलते हैं। चरक संहिता इंडिया की पुस्तक है, इसलिए यदि उसके ऊपर किसी की मोनोपोली है तो किसकी होनी चाहिए, इंडिया की होनी चाहिए। तो वो इंडिया ने यही कहा इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कि हम मानवता के लिए जीते हैं, इसलिए हम ऐसे मानते हैं कि चरक संहिता मानवता के लिए है। इसलिए जब हम ही इस चीज के लिए ऊपर क्लेम नहीं कर रहे हैं तो फिर अमेरिका सब किस आधार पर क्लेम कर रहा है। और अमेरिका तो वैसे क्लेम कर रहा है जो वहां पे जो वो है ना पाए और नहीं जाते। अमेरिका कह रहा है कि नीम के ये फायदे होते हैं, और वो नीम को बुक करवा रहा है अपने नाम पे। ठीक है, अब यदि वो उसके नाम पे बुक होता है तो उसके बाद में किसी भी चीज में भविष्य में यदि नीम का प्रयोग होगा तो हमें उसकी रॉयल्टी किसको देनी पड़ेगी, अमेरिका को। अमेरिका को जो भी तो हमने यही विरोध जताया कि भाई तुम्हारे यहाँ तो नीम होता भी नहीं है, और तुम किस आधार पे कह रहे हो नीम के ये फायदे हैं, नीम के ये है। ठीक है, तो वर्तमान में हल्दी, नीम और अपने और भी जितने भी टर्मरिक्स है आसपास के, उन सबको लेकर लड़ाइयां चल रही है, और वो सारी चीजें एक्चुअली किसमें मिलती है, चरक संहिता। चरक संहिता में जितने भी पेड़ पौधे, औषधियां वगैरह है, उन सब के फायदे मिलते हैं कि आपके आसपास जो भी पेड़ पौधा है उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। फिर है नेक्स्ट सुश्रुत, वो कौन है, सुश्रुत।
हालांकि सुश्रुत कनिष्क के दरबार में नहीं था। सुश्रुत कनिष्क से लगभग 700 साल पहले हैं, लगभग, कोई अनुमान नहीं है। पर सुश्रुत अपन लिखते यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जब चरक का नाम आता है साथ में किसका नाम आता है? सुश्रुत का। ये सुश्रुत कौन है? तब कहते हैं सुश्रुत एक शल्य चिकित्सक थे। इन्होंने पहली बार जीवन में ऑपरेशन किया। उससे पहले ऑपरेशन किए अश्विनी कुमारों ने। अश्विनी कुमार ने ऑपरेशन किए थे विषफला के। लेकिन विषफला में विषफला वाली बात बताई थी अपने, ठीक है, योद्धा महिला, कि उन्होंने विषफला के ऑपरेशन तो किए थे, लेकिन विषफला के जो हाथ पैर टूटे हुए थे उनकी जगह पर लकड़ियों के पैर वगैरह जोड़े थे। इसने सुश्रुत ने इसके बारे में ऐसा मान्यता है कि पहली बार इसने एक कान कटा हुआ था और वो कान इससे वापस दिया था। तब सब लोगों ने कहा था क्या ये वाकई में सक्सेस होगा? तब इसने कहा देखते हैं। पर ये तो पक्का है कि ये पता नहीं सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन अपन इसको डस्टबिन में फेंक रहे हैं, वो तो 100% असफल ही है। तो कहते कुछ दिनों बाद में जब इसका रिजल्ट आया तब पता लगा कि नहीं, कान वाकई में वापस में जुड़ चुका था। और वो जुड़ने के बाद में ये उसको चेक करते हैं टच करके और कहते तेरे को फील हो रहा है? तब आगे वाला आदमी कहता हाँ फील हो रहा है। इसका मतलब सर्जरी सक्सेसफुल रही। सर्जरी कैसे रही थी? ये सक्सेसफुल। उसके बाद में इसने पहली बार शल्य चिकित्सक के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर इसने कहा कि नहीं यार, अपनी ऑर्गन को वापस क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। और इसके बाद में इसको एक बार कहीं पर डेड बॉडी मिल गई। इसने डेड बॉडी के पहले तो परिजन को ढूंढा कि सब डेड बॉडी किसकी है। जब कोई नहीं मिला तो ये डेड बॉडी उठा के ले आया अपने खुद के लाइब्रेरी में या फिर अपने खुद के लैब में या आश्रम में, कहीं पर भी। और उस डेड बॉडी को रखकर इसने अपने कुछ टाबरों को इकट्ठा किया, कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और कहा कि आज अपन देखेंगे जीव विज्ञान, आज अपन देखेंगे एनाटॉमी। क्या देखेंगे? एनाटॉमी। तो अपन देखेंगे एक बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। और ऐसा करके इसने पहली बार उस डेड बॉडी में चीरा लगाया और चीरा लगाने के बाद में उस डेड बॉडी को खोला और डेड बॉडी को खोलने के बाद में इसने एक एक ऑर्गन को निकाला और हर ऑर्गन को एक नाम दिया। इसने कहा कि ये फेफड़े हैं, ये हृदय है, ये इसका, ठीक है, ये इसका आमाशय है, ये इसके पीछे पैनक्रियाज है, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। और ऐसा करके उसने पूरा रिटर्न में क्या किया? इसने पूरा लिखा। और बस इसी के बाद में इसको कहते हैं ये शल्य चिकित्सा का सर्जन है, और सॉरी शल्य चिकित्सा का जनक है। शल्य चिकित्सा क्या है? ये जनक है, सुश्रुत। हम लोग इसको थोड़ा कम जानते हैं जबकि दुनिया बहुत ज्यादा जानती है। ऑस्ट्रेलिया ने अभी कुछ सालों पहले अपना सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल का इनोग्रेशन किया, सॉरी हॉस्पिटल नहीं, मेडिकल कॉलेज का। और उस मेडिकल कॉलेज के अंदर इन्होंने सुश्रुत की एक बहुत ही बड़ी सी मूर्ति लगाई है, 7-8 फीट की। और उस मूर्ति के नीचे लिखा है कि he was the first surgeon of this world और he was from India। ये इंडिया से हैं और ये इंडिया का क्या है? ये सब शल्य चिकित्सक है। इसलिए अभी भी अपन सरकारी हॉस्पिटल में कहीं पर भी जाते हैं, भगवान करे किसी की सरकारी हॉस्पिटल जाने काम नहीं पड़े, लेकिन अभी भी अपन जहां पर जाते हैं तो वहां पे एक होता है सुश्रुत भवन। कौन सा होता है? सुश्रुत भवन। सुश्रुत भवन वो होता है जहां पर सारे ओटी होते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं। अभी भी है ना, चरक भवन होता है। चरक भवन वो होता है जहां पर सामान्य फिजिशियंस बैठते हैं। तो हर सरकारी हॉस्पिटल में इसी नाम से बिल्डिंग होती है, धनवंतरी भवन, चरक भवन, सुश्रुत भवन। तो ये है, हाँ, तो एसएमएस में यही होंगे, हर जगह पे यही नाम होते हैं, ठीक है। तो और उसमें भी पर्टिकुलर उसी के लिए होंगे जहां पर ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह होते हैं, उसका नाम क्या होता है आज भी? सुश्रुत भवन, ठीक है। तो ये है। लिखिए अगले शासक का नाम। हुविष्क। ठीक है, यह भगवान विष्णु का अनुयायी था। He was devotee of Lord विष्णु। यह भगवान विष्णु का अनुयायी था। He was devotee of Lord विष्णु।
इसके सिक्कों पर चतुर्भुज विष्णु के चित्र मिलते हैं। चतुर्भुज विष्णु was inscribed on his coins. इसके सिक्कों पर भगवान विष्णु के चित्र मिलते हैं। लेकिन कुषाण शासकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुषाण रूलर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कुषाण रूलर। कुषाण शासकों की विशेषताएं। कुषाण शासकों की विशेषताएं। ठीक है, इन्होंने या कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कुषाण सर्कुलेटेड प्योर गोल्ड कॉइन्स। कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। लेकिन कुषाणों ने देवपुत्र एवं देवप्रिय की उपाधियां धारण की। कुषाण अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र / देवप्रिय। कुषाणों ने देवपुत्र एवं देवप्रिय की उपाधियां धारण की। देवपुत्र एवं देवप्रिय की उपाधियां धारण की। लेकिन कुषाण मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे। कुषाण स्टार्टेड प्लेसिंग आइडल्स ऑफ किंग्स इन टेंपल। कुषाण मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे। कुषाण स्टार्टेड प्लेसिंग द आइडल्स ऑफ किंग। अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे। लेकिन इन्होंने चमड़े के जूतों का प्रयोग आरंभ किया। चमड़े के जूतों का प्रयोग। चमड़े के जूतों का प्रयोग आरंभ किया। They started the use of leather shoes. चमड़े के जूतों का प्रयोग आरंभ किया। लेकिन नेक्स्ट सिले हुए कपड़ों का प्रचलन आरंभ किया। Started the use of stitched clothes. सिले हुए कपड़ों का प्रचलन आरंभ किया। सिले हुए कपड़ों का प्रचलन क्या किया इन्होंने? आरंभ किया। लेकिन घोड़े के काठी लगाना आरंभ किया। Started the saddle of horses. Started the use of saddle of horses.
आरंभ किया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ शासकों की विशेषताएं। अब इसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलती है, इसलिए अपन इनको मानते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, हमने कहा चलो ठीक है मान लिया। सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले कौन से हैं? कुषाण। फिर कहा कि कुषाण शासक देवपुत्र और देवप्रिय की उपाधि धारण करते थे। इसको हम लोग नहीं मानते ज्यादा, क्यों? अपन ऐसा मानते हैं कि नहीं, इससे पहले भी कुछ लोग थे जो देवपुत्र या देवप्रिय की उपाधियां क्या है धारण करते थे, पर फिर भी चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए अपन कहते हैं चलो ठीक है मान लिया। ये सबसे पहले इन्होंने इन्होंने मंदिरों में अपनी मूर्तियां बनाना स्थापित आरंभ करवाया, ये बात सत्य है। इससे एक तो ये पता लगता है कुषाण शासन के समय मंदिर बनना स्टार्ट हो गए थे। इवन मंदिरों के बारे में जानकारी तो हमें मौर्य वंश के समय ही मिलती है, क्योंकि कल्हण अपनी किताब में कहता है कि अशोक ने श्रीनगर में झेलम नदी के तट पर एक शिव मंदिर का क्या है निर्माण करवाया, और उसका एविडेंस नहीं मिल रहा है हमें, मतलब कहीं से भी। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना मंदिर बनाते हैं, मंदिर के अंदर मेन मूर्ति भगवान की होती, लेकिन साइड में कहीं कहीं अपने खुद की छोटी सी मूर्ति स्थापित करवाते थे। तब हमने कहा चलो ठीक है वो मतलब होता होगा। फिर उन्होंने चमड़े के जूतों का प्रयोग आरंभ किया। इससे पहले भारत में चमड़े के जूतों का प्रयोग नहीं होता था। तब हमने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो है ना चमड़े को बहुत ज्यादा अपवित्र मानते थे, और मतलब इवन अभी भी मानते हैं। अभी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर आप जाते हो तो वहां पर लिखा हुआ होता है बेल्ट और पर्स अलाउ नहीं है, आपका वॉलेट और आपका बेल्ट क्या है अलाउ नहीं। जूते तो अलाउ है ही नहीं खैर, और पर जूतों के अलावा भी कहते हैं बेल्ट किस चीज का बना होता है? चमड़े का बना होता है। तो कहते हैं ये सब अलाउ नहीं है अंदर। ठीक है, तो कहते हैं हाँ हो सकता है कोई जमाने में ये होता हूँ। तो फिर अपने यहाँ पे पहले जूते कैसे होते थे? तो अपने यहाँ पे जूते होते लकड़ियों के, इनको कहते हैं खड़ाऊ। क्या कहते हैं उनको? खड़ाऊ। खड़ाऊ पहनना और खड़ाऊ पहनकर चलना अपने आप में एक कला है। ठीक है, अपन लोग चल ही नहीं सकते उसमें, क्यों? खड़ाऊ में साइड वाली रिंग नहीं होती, बस केवल अंगूठे को बस वो होल्ड करने के लिए एक हल्का सा नॉब होता है। बाकी आप जैसे उसको वो पैर ऊपर करोगे तो खड़ा हो या तो लेफ्ट में चली जाएगी या फिर राइट में चले, फिर उसको वापस यूं सही करके फिर वापस रखो, फिर वापस ये पैर उठाओगे तो वापस खड़ा हो इधर उधर चली जाएगी, फिर वापस उसको वापस सही करना पड़ता है। पर कहते हैं खड़ो पहनना अपने आप में क्या है एक कला है। पर यदि कोई खड़ो पहन के चल सकता है, मतलब वो दुनिया के सबसे सुंदर वो कैटवॉक कर सकता है। मॉडल्स नहीं करती कैटवॉक, हाँ ऐसा मानते हैं। तो कहते चमड़े के जूते पहनने का प्रयोग इन्होंने क्या किया था? आराम। और सबसे मेन बात है, चाइना में अभी भी लोग हम चमड़े के जूतों का प्रयोग कर रहे हैं, और चाइना में आजकल जो है वो ज्यादातर जो वो जूते पहने जा रहे हैं वो किसके पहने जा रहे हैं? कपड़े के। आजकल वो लोग वापस कपड़े के जूतों पे आ गए। किस पे आ गए हैं? हालांकि नीचे हल्का सा शायद कुछ ऐसा प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा जो वो है ना, हाँ कुछ ऐसा प्लास्टिक का, बाकी साइड में पूरे कपड़े ही होते हैं। क्योंकि हम किसी जमाने में मतलब कपड़े के ही जूते पहनते थे, लेकिन हमने धीरे धीरे कपड़ों के जूतों का प्रयोग बंद करके चमड़े के या फिर प्लास्टिक के जूते पहनना क्या कर दिया है? स्टार्ट कर दिया है, और कहते हैं ये ज्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, फिर सिले हुए कपड़ों का प्रचलन आरंभ किया। ये बात तो सत्य है, सिले हुए कपड़ों का प्रचलन जो है वो मतलब कहीं कहीं हमने जो है ना कुषाणों से ही सीखा है, कि अपने यहाँ पे पहले सिले हुए कपड़े होते भी नहीं थे। अरे आज से 50-100 साल पहले तक नहीं होते थे। अपने यहाँ पे सिले हुए कपड़ों का प्रचलन का मतलब ये होता है कि आदमी कहीं लड़ाई में जा रहा है, वरना अपने यहाँ पे सिंपल से कपड़े होते थे। जो महिलाओं के लिए फिक्स होती थी वो होती थी साड़ी, और साड़ी में आजकल साड़ी में अलग अलग पीसेज आते हैं, कपड़े आते हैं, पहले नहीं आते, पहले एक ही बस कपड़ा होता था 9 मीटर लंबा, 9 से लेकर 11 मीटर तक एविडेंस मिलते हैं कि एक ही कपड़ा होता था, और उसी कपड़े को महिलाएं क्या करती थी? धारण करती थी।
पुरुष जो होता था, पुरुष पहनता था धोती, और उस धोती में कहीं पर भी धागा नहीं होता, और ऊपर वाला जो कपड़ा होता था वो पहले अपने यहाँ पे पुरुष समाज पहनता ही नहीं था। हाँ, और ऊपर वाले कपड़े पहनने का प्रचलन था भी नहीं, साउथ इंडिया में तो अभी भी नहीं है। साउथ इंडिया में अभी भी जो है वो सिंपल लेबर क्लास टाइप के से लोग हैं, वो लोग जो सारे सड़कों पे काम करते हैं वो अभी शर्ट पहनते ही नहीं है। उनके लिए शर्ट पहनने का मतलब होता है कोई उत्सव है, कोई शादी है, ब्याह है, कोई कोई मतलब साहब जो वो फंक्शन है, तो वो तैयार होके जो वो मतलब है ना शर्ट पहनते हैं। वरना जो वो आम दिनों के अंदर शर्ट क्यों पहनना, तो वो लोग नहीं पहनते। ठीक है, तो अपने यहाँ पर भी पहले नहीं पहनते थे, और पहले अपने यहाँ पर जो शर्ट पहनते थे उसको कहते अंगरखा, क्या बोलते थे उसको, अंगरखा या अंगरखी। उसमें भी धागे का प्रयोग नहीं होता था, मतलब गांठें लगाते थे, एक कपड़ा यहाँ से खींच के, एक कपड़ा यहाँ से खींच के, यहाँ आपस में गांठ लगा ली, तो दो ही गांठें यहाँ पे लगा ली, दो ही गांठें क्या है यहाँ पे लगा ली। अपने आप पे सिले हुए कपड़े को अपवित्र मानते हैं, पता नहीं क्यों मानते हैं, पर मानते हैं। अभी भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है और जब उसका अंतिम संस्कार होता है तब वो देखते हैं कि सिला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए शरीर के ऊपर, अभी भी उसको चेक करते हैं पूरा, और वो कहते हैं देखो रे भाई कहीं पे कोई जो वो कपड़ा वपड़ा नहीं बच गया पीछे, और कहीं कपड़ा होता है तो उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो फिर कैसे पकड़े मन लगा है ना, कपड़े का प्रयोग करते हैं, लपेटा हुआ कपड़ा, कि सिंपली फोल्डेड एक कपड़ा है उसी का यूज करेंगे, बाकी नहीं करते। तो अपने यहाँ पर भी पहले यही था, धोती वोती पहनते थे। कुषाण आए थे, कुषाण सबसे पहले पायजामा कल्चर लेके आए, और कुषाण ने कहा कि भाई पायजामा पहनेंगे, तो भारतीयों का इससे क्या होता है, उन्होंने कहा ठीक होता है, अरे भाई युद्ध में थोड़ा काम आता है। ठीक है, धोती क्या है कि खुल जाती है, धोती क्या है खुल जाती है, और ना ये कम से कम एक बार गांठ लगाने के बाद में आदमी जिंदा रहे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम खुलती तो नहीं है। तो फिर लोगों ने युद्ध के समय में जो वो पायजामा पहनना कहीं ना कहीं क्या किया था, आराम किया था, और ये आराम करते 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 धीरे धीरे ये इस प्रकार का जो वो एकदम से फैशन में आ गया। फैशन में क्या है, आ गया। कई बार ऐसा नहीं होते, कई बार चीजें ऐसे आती है, जैसे ब्रिचेस एक होती है, ब्रिजेस को पता है आपको, ठीक है, ब्रिजेस एक पूरी वाली पैंट होती है, और वो पैंट क्या होती है, वो ऊपर से तो बिल्कुल धोती की तरह होती है, और वो नीचे से एकदम से टाइट होती है। इसके ब्रिजेस सर प्रताप की देन है। ये आप लोगों ने शायद राजस्थान हिस्ट्री में रहा है, जो ने आपको बताया होगा कि वो जोधपुर की देन है, और जोधपुर में सर प्रताप की। और वो किस लिए, क्योंकि सर प्रताप को किसी काम में, सर प्रताप कहते हैं, सर प्रताप के किस्से तो बहुत ज्यादा है, सर प्रताप किस्से सुने हुए आपके एक दो, ठीक है, कि सर प्रताप का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत शानदार था, ठीक है, बातें उनको बहुत ज्यादा आती थी। सर प्रताप के आसपास एनी टाइम हंसी मजाक वाला माहौल ही रहता था, लेकिन सर प्रताप की इंग्लिश बहुत खराब थी, इंग्लिश आती भी नहीं थी बिल्कुल भी, और मतलब हाय हेलो वगैरह कुछ भी बोलना नहीं आता था, ले दे के कोई एक दो सेंटेंस जो बोल दिया करते थे, और बाकी उनको हिंदी भी नहीं आती थी, वो बोलते थे जोधपुरी भाषा में, मारवाड़ी में, मारवाड़ी में ही बातें करते थे सारे, पर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना भयंकर था कि लोग उनकी बातें सुन सुन के हंस हंस के लोटपोट हो जाया करते थे। अंग्रेज जब उनकी बातें समझते थे तो वो अंग्रेज ट्रांसलेटर के माध्यम से समझते थे, तो वो अंग्रेज कहते क्या कहा इसने, तो इन्होंने ये कहा है, तो वो अंग्रेज बात पे हंसते, और अंग्रेज कहते काश ये आदमी वाकई में इंग्लिश बोल सकता, तो हम लोग इसको डायरेक्ट जो वो है मतलब समझ सकते कि आदमी क्या कह रहा है। तो वैसे वैसे एक बार इंग्लैंड जाना था किसी काम से, तो कहा कि सर प्रताप को भेजा जाएगा, तब सर प्रताप ने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा। फिर सर प्रताप किसी ने कहा बाकी हैं तो ठीक है, बट धोतियों नहीं पहरवा दे। सर प्रताप को कहें है ना, धोतिया मतलब समझते हो, धोती के धोती नहीं पहनने देते वहां पे। सर प्रताप ने क्यों नहीं पहनने देते, मैं धोती पहनूंगा, तो नहीं पहन तो आप सकते हो, पर ठीक नहीं लगता कि वहां पर आप जब वहां पे रॉयल कंसर्न होगा, जब इतने सारे पूरी दुनिया के विशेषज्ञ लोग आए हुए होंगे, वहां बीच में आप बिल्कुल धोती पहन के अकेले जाओगे, यूं ठीक नहीं लगेगा। उन्होंने कहा पर यार ठीक नहीं लगेगा मतलब क्या होता है, मतलब मैं धोती पहनता हूँ, धोती पहनूंगा। तो कहा कि नहीं वो तो नहीं पहनेगा, आपको पैंट पहननी पड़ेगी। तो सर प्रताप ने कहा चलो ठीक है लाओ पैंट। इस बार वो उन्होंने जैसे पैंट पहनी, और पैंट पहनती उन्होंने हाथ उतार कर फेंक दी, और कहा कोई आज पहरी है कोई काल पहरी है, ठीक है, बिल्कुल ही टाइट टाइट सी। ये कोई तरीका होता है क्या, और ये कोई मतलब ये किस टाइप का कपड़ा होता है। तब किसी ने कहा कपड़ा तो यही है, यूरोप में तो लोग यही पहनते हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं यार ये कोई कपड़ा है क्या, ऐसा थोड़ी पहनना, मैं ये नहीं। तो लोगों ने कहा साहब ये पहनना पड़ेगा। सर प्रताप ने नहीं पहनूंगा। तो उन्होंने कहा पर सर फिर आप धोती पहन के नहीं जा सकते। इन्होंने कहा यार पूरी दुनिया को धोती अपनानी चाहिए, इतना सिंपल सा कपड़ा है, हल्का हल्का सा फील होता है, ठीक है किसी भी प्रकार के कोई बर्डन नहीं रहता। अरे धोती वाकई में बहुत अच्छा कपड़ा है, ठीक है। और उन्होंने कहा एकदम ये खुला खुला सा रहता है, ये फील, वरना ये मतलब इस पे पैंटों में ऐसा लगता है जैसे आदमी बंदा बंदा सा है,
तो लोगों ने कहा साहब है तो सही, पर अब आप यदि इंग्लैंड जाओगे तो आपको पेन नहीं तो पहननी पड़ेगी। तो फिर सर प्रताप ने एक नया डिजाइन दिया जिसको अपन कहते हैं ब्रिचेस। क्या कहते हैं? ब्रिचेस। सर प्रताप ने कहा चलो ठीक है पहन लेंगे, पर उसमें एक शर्त है, पूरा खुला खुला सा होना चाहिए। तो सब कितना खुला खुला? उन्होंने घाघरे की तरह होना चाहिए, घाघरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरा घाघरा। तो जो ब्रिचेस होती है वो ऊपर से बिल्कुल पूरा ही खुला खुला सा होता है, और अगर नीचे से हाँ थोड़ा उसको डिजाइनिंग दिखना चाहिए, वरना थोड़ा ये ठीक नहीं लगता, इसलिए नीचे से उसको थोड़ा स्किन टाइट टाइप से कर दिया जाए। जैसे उसको नीचे से स्किन टाइप, घुटने के नीचे वो स्किन टाइट होता है, और बाकी ऊपर से क्या होता है? वो ओपन ओपन सा होता है। तो ऐसे करके उन्होंने ब्रिचेस इन्वेंट कर दी। और वैसे भी सर प्रताप के तो खूब सारी किस्से, सर प्रताप की फैन फॉलोइंग इंग्लैंड में भी भयंकर ही थी। कौन सा? सर प्रताप का एक किस्सा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सर प्रताप इंग्लैंड चले भी गए ब्रिजेस वगैरह पहन के, तो वो वैसे तो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे ब्रिजेस के अंदर, और वो अपने लोगों से यही कह रहा है, कह रहे यार कब वापस घर जाएंगे, कब ये वापस उतार के अपने अपने वाला धोती वोती पहनेंगे। अरे अपने बुजुर्ग लोगों को अभी भी जो वो पैंट वैंट अच्छी नहीं लगती, उनको वो जो धोती अच्छी लगती है। उन्होंने कहा क्योंकि अपने देखो बुजुर्ग, अपनी दादी नानी की एज की महिलाएं, उनको आप कहो लो आप ये लोअर पहन लो या पैंट पहन लो, उनसे कोई आज पहना जाए और कल पहना जाए, उनको जो उनके जो अपने परंपरागत कपड़े हैं वही उनको वस्त्र अच्छे लगते हैं। तो वो कहते हैं सर प्रताप वहां गए, सर प्रताप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, सर प्रताप बार बार कह रहे थे अरे यार ये क्या है। तो वो किसी ने कहा हाँ साहब वो तो है। तो उन्होंने कहा फटाफट ये फंक्शन खत्म हो जाए यार, अपने वापस धोती वोती पहनने वापस। तो कहा हाँ। जितने में एकदम से देखा कि जो इंग्लैंड की क्वीन है विक्टोरिया, तो ये बात मैंने बताई थी आपको, नहीं बताई थी? कि वो आ जाती है, उसके सम्मान में जितने भी लोग आए हुए थे उससे मिलने के लिए सब आगे बढ़ रहे थे और उसको कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे थे। तो वो है ना, सर प्रताप पहले तो ध्यान नहीं दिया, और फिर सर प्रताप ने एकदम से कहा अरे यार सब लोग गिफ्ट दे रहे हैं, अपने गिफ्ट लाए हैं क्या? तो वो साथ में कोई था, उसने कहा नहीं सर गिफ्ट तो नहीं लाए। तो सर प्रताप ने कहा दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, अपन यहाँ पे क्वीन से मिलने के लिए आए हैं, चूंकि यहाँ पे ट्रेडिशन है हर कोई गिफ्ट दे रहा है, अपन लोग गिफ्ट ही लेके नहीं आए। अब उनके साथ में जो लोग थे तो उनका सर वो पहले दिमाग में ही नहीं आया, याद ही नहीं आया। उन्होंने कहा याद रखना चाहिए। किसी का सर अब लेके आ जाते हैं, जितने में किसी ने सर अब कब लेके आएंगे, अब जाएंगे तब तक अपना नंबर आ जाएगा, और वो वन बाई वन नंबर बोल नाम बोल ही रहे थे। तब सर प्रताप ने कहा यार तुम लोगों को भरोसे यही होता है। जितने में किसी ने कहा आज तो अपने जोधपुर की बेइज्जती पक्की है, मारवाड़ की बेइज्जती होगी कि मारवाड़ आया और मारवाड़ कुछ लेके नहीं आया। जितने में एकदम से सर प्रताप का नंबर ही आ गया, तो वो एकदम सर प्रताप आगे बढ़ते हैं। अब सबको ये था अगले सर प्रताप की बेइज्जती हो गई, क्योंकि बाकी वाले सब लोग सब जान रहे थे कि इनके पास देने के लिए गिफ्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो वो सर प्रताप एकदम से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सर प्रताप के दिमाग लगाते हैं कि क्या करें ताकि अपनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, राजस्थान की मारवाड़ की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो सर प्रताप एकदम से क्वीन के जैसे ही आगे आते हैं तो एकदम से करके अपनी तलवार निकालते हैं। तलवार निकालते हैं, उनके सिक्योरिटी बॉडीगार्ड सब अलर्ट हो जाते हैं कि ये कर क्या रहा है आदमी। और वो सर एकदम से तलवार निकालकर तलवार एकदम सैल्यूट टाइप से घुमाते हैं और अपने इस हाथ पर रखकर वो क्वीन के आगे रखते हैं, कहते हैं कि ये मेरा सिर आपके लिए गिफ्ट है, उपहार है, आप चाहो तो इसको अभी ले लो और आप चाहो तो कभी और ले लेना। तो क्वीन विक्टोरिया हक्की बक्की हो जाती है। उसने कहा व्हाट? तो साथ में ट्रांसलेटर था, वो ट्रांसलेट करता है और वो कहता है कि सर ये जो मैम ये कह रहे हैं कि ये सिर आपके लिए क्या है, ये गिफ्ट है, उपहार है, आप चाहो तो इसे अभी लें और आप चाहो तो फ्यूचर में जब जरूरत हो तब ले। तब क्वीन विक्टोरिया इतनी वो खुश हो जाती है और वो एकदम से मतलब है ना सर प्रताप की तलवार हाथ में लेकर उसको अपने सर पर चूम कर उसको वापस मयान में डालती है और कहते हैं ये गिफ्ट यदि कभी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर मांगूंगी इस मतलब एम्पायर के लिए, पर आज तक मुझे जितने भी उपहार मिले हैं उनमें सबसे शानदार उपहार यही था। तो सारे हक्के बक्के हो जाते हैं लोग, हाथ बजाओ ताली तो। तो बकायदा रिकॉर्ड में हुआ कि जोधपुर की तरफ से जो गिफ्ट मिला है वो क्या है, सर प्रताप का सिर है। और सर प्रताप ने वादा किया है कि जरूरत पड़ने पर कभी भी मैं इस सिर को इस स्टेट को देने के लिए क्या हूं, मैं तैयार हूं। तो उसके बाद क्वीन विक्टोरिया सर प्रताप की इतनी बड़ी फैन हो गई थी कि वो जब यूं मतलब क्योंकि वो डायरेक्ट तो आपस में समझ नहीं पाते थे, ट्रांसलेटर के माध्यम से ही समझते थे। तो वो सर प्रताप मारवाड़ी भाषा में जो चुटकुला बना होता है, ठीक है, यूं वेगोर वो वेगोर, और वो क्वीन विक्टोरिया सुनती रहती थी और उसको इतना अच्छा लगता था। इसलिए जब शाम के समय खाने की बारी आई तो क्वीन विक्टोरिया ने डिमांड की थी कि सर प्रताप की चेयर मेरे पास में होनी चाहिए, यहाँ पे टेबल पे। क्या कि मेरे क्या है पास में।
और उसके बाद में इस हद तक कि भाई सर प्रताप को कोई यूं बुरा नहीं लगे। इसलिए उनका एक किस्सा भी है कि जब पहली बार उनको टेबल वेबल लगाई गई थी तो कहते सर प्रताप ने वो जैसे ही जो खाने वाने की बारी आई तो सर प्रताप को वो है ना समझ में नहीं आते थे, कांटा चोरी वगैरह। ओ तो जैसे ही खाना आया, खाना आते तो सर प्रताप ने इधर देखा और सर प्रताप ने साफ साफ कह दिया, नहीं खाई जे भाई। क्या है, नहीं खाई जे। तो उन्होंने कहा सर फिर वो उसने कहा नहीं इसमें प्लेट में नहीं खाई जे, प्लेट भी नहीं खा सकता मैं। तो कैसे मरताड़ी चाहिए। हाँ ताश क्या चाहिए। अरे पापा ठीक है, तो रेशम मार्ग एक्चुअली रेशम मार्ग पर अधिकार किसने किया था? कनिष्क ने। किसने किया था? कनिष्क ने। और जैसे कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार किया तो इससे भारत का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्यों? अब जो जो सामान चीन से आ रहा था और जो सामान यूरोप से आ रहा था, इनके बीच में मीडिएटर है, वो कौन है? भारत। भारत यहां से यूरोप प्लस अरब कंट्री से जो सामान आ रहा था उनको बेचकर चीन को बेच रहा था और चीन से लिया हुआ सामान इधर बेच रहा था और इसमें मध्यस्थता में बहुत सारे पैसे कमा रहा था। इसलिए सिल्क रोड इस मतलब किसी जमाने में सिल्क रोड अपने आप में एक पूरी हिस्ट्री है। रेशम मार्ग कि सिल्क रोड पर जब जब जिसका अधिकार रहा है उन लोगों ने पूरी दुनिया पे ही शासन किया है। और सिल्क रोड पर काम करने वाले लोग इतना पैसा कमाते थे जो उस जमाने के अंबानी या अडानी थे। और सिल्क रोड पर काम करना आसान काम नहीं था, बहुत लंबा। जैसे अपन लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मार्को पोलो, ठीक है, तो मार्को पोलो के पापा जब एक बार ट्रेड पे गए थे तब मार्को पोलो का जन्म भी नहीं हुआ था। बस मार्को पोलो के पापा को इतना पता था कि मेरी पत्नी गर्भवती है और वो गए और जाने के बाद में कोई मार्को पोलो के पापा को 18-19 साल बाद में व्यापार करके वापस आए। तो उनके पास पैसे तो खूब ही थे, लेकिन वो जैसे वहां पे आए तो वो मतलब अपने शहर के बंदरगाह को देखा तो वो बंदरगाह को देखते आश्चर्यचकित हो गए क्यों पूरा बंदरगाह पिछले मतलब 18-20 साल में चेंज हो गया था, पूरा ही बदल गया था। तो वो आके अपना जहाज वहां पे खड़ा करता है, खड़ा करके जैसे नीचे उतरता है तो वो एक चीज नोटिस करता है। मार्को पोलो ऐसा लिखता है अपनी किताब में कि उसके पिता यूं भयंकर आश्चर्य करते हैं कि वहां पे उनको पहचानने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। सब नई नई जनरेशन के लड़के जो है ना लड़के घूम रहे थे, जबकि उसके पापा एक जमाने में उस बंदरगाह की किंग टाइप से रहे हुए थे। और आज वो आदमी दूर दूर देखता है उसको कोई नहीं पहचान रहा है। और वो ऐसा करके आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब एक कोई डोकरा कहीं से निकल कर आता है और वो मार्को पोलो के पापा से कहता है कि तू आ गया। तो वो मार्को पोलो के पापा कहते हैं कि क्या बात, तुम मुझे पहचान रहे हो? तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। तो वो मतलब है ना बैठता है और कहता है कि मैंने इतना पैसा कमाया है पर अभी पैसा किस काम का। कभी कभी मेरे दिमाग में यही आता है कि आज जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ मुझे कोई कोई जो है ना पहचान ही नहीं रहा है। तब वो डोगरा कहता है तू कितने साल बाद में आया वैसे? उससे होंगे 18-19 साल हो गए शायद तक। तो यार देख 18-19 साल बहुत एक लंबा समय होता है। 18-19 साल में सरकमस्टांसेस हालात जो क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। और यहाँ पे ये जितने भी लड़के काम कर रहे हैं ना इनके एवरेज एज 16-17-18 साल ही है। इसका मतलब इन सब का जन्म तेरे जाने के बाद में हुआ। और यहाँ पे बड़ी एज का भी कोई आदमी होगा तो वो 25-30 साल का होगा। मतलब जब तू गया था तब इसकी बच्चे की एज उस समय 4-5-6 साल क्या है रही होगी। अब तुझे कौन पहचानेगा? तो वो कहता हाँ, पर वही है इतना पैसा कमाया लेकिन कोई ज्यादा काम कर नहीं है। फिर वो उसे कहता है क्यों उस जमाने टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए एकदम से वो कहता है तू मेरे परिवार के बारे में कुछ जानता है? तब उसने कहा कि मैं तेरे परिवार के बारे में इतना जानता हूँ तू भी समझ ही सकता है। तब उसने कहा हाँ मैं समझ तो सकता हूँ 99% पर तेरे से कंफर्मेशन चाहता हूँ फिर भी। तो वो कहता है बिल्कुल तू जैसा मान रहा है वैसा ही हुआ। तेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, तेरी माता जी उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो वो कहता हाँ और मेरी वाइफ? उसने कहा कि ये थोड़ी बुरी खबर है पर तेरी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। तो वो कहते थोड़ी देर यूं उदास होता है, रोता है और कहता है उसकी डेथ कैसे हो गई? तो वो भी जो वो है ना बीमार हो गई थी उसकी भी डेथ हो गई। तो वो एकदम से कहता है यार सब खत्म हो गया, मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास में आज की तारीख में। तब उसने कहा नहीं नहीं इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, तू जब गया था तुझे क्यों पता है तेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी? तो उसने हाँ हाँ। तो एकदम से मार्को पोलो का जो वो पिता खुश होता है कहता है प्लीज मुझे ये बता मेरा बेटा है या बेटी है? तो कहते रहे बेटा है, उसका नाम है मार्को। क्या नाम है उसका? मार्को। तो वो खुश होता है उससे कहता है चल ठीक है मैं मेरे बेटे से मिलने जाता हूँ।
और वो जैसे ही बेटे से मिलने के लिए अपने खुद के घर में जाता है, तब उसका बेटा उसको धक्के देके बाहर निकाल देता है और कहता है यूं, जो तू क्या चोर है क्या? तो वो हंसता है और कहता है मैं चोर नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूँ। तो वो कहता है कि आप मालिक, मतलब जो वो मालिक हो मतलब? तो वो कहता है कि मैं तेरा जो वो पिता हूँ। तो वो कहता है अच्छा। फिर कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं हाँ हाँ यही तेरे पापा है। तो वो जो मार्को पोलो बहुत खुश होता है, और वो लेकिन उसका पिता उसके साथ में रहता है कुछ दिन, और कुछ दिन रहने के बाद में वो एकदम से वापस कहता है कि मैंने इस व्यापार के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया, इसलिए मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि मैंने ये व्यापार क्यों किया। पर अब चूंकि मैं व्यापार कर चुका हूं, इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूं व्यापार करने, क्यों अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है भी नहीं। तब तो उसका बेटा कहता है पर पापा मैं तो हूं। तो उसने कहा नहीं, तेरी आयु मुझसे ज्यादा है, इसलिए अब जो मरूंगा तो मैं ही मरूंगा, अब और कोई मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी वाइफ सब ऑलरेडी मर चुके हैं, इसलिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, इसलिए अब मैं वापस कहाँ जा रहा हूँ? व्यापार करने। तब माँ आंट को कहता है मैं भी साथ चलूंगा। तब उसके पापा कहते हैं नहीं, इसमें पैसा तो बहुत है लेकिन दुख भी बहुत ज्यादा है, इसलिए तू नहीं चलेगा। इसलिए मार्को पोलो के भी जो वो है ना पापा, जब अपनी यात्रा वापस आरंभ करते हैं, तो यात्रा आरंभ करने के बाद में एक दो दिन बाद में उनको एक चीज समझ में आई कि उनका बेटा भी चोरी से उनके साथ में चल पड़ा है। एक्चुअली मार्को पोलो अपने पापा को बिना इन्फॉर्म किए जाके जहाज में कहीं पर क्या हो गया था, छिप गया था, और वो 2 एक दिन की यात्रा होने के बाद में फिर उसको पकड़ा गया। तब मार्को पोलो के पापा कहते क्यों आया तू? उसने कहा पापा यदि आपके भाग्य में व्यापार लिखा हुआ है, मेरे भाग्य में भी क्या लिखा हुआ है? व्यापार। तब उसके पापा कहते हैं वो बात तो सही है, पर बेटा ये यात्राएं कई बार इतनी लंबी हो जाती है जितना अपन सोचते भी नहीं है, और हुआ भी वैसे ही। क्योंकि ये मार्को पोलो और मतलब ये लोग जब व्यापार करने के लिए चीन जाते हैं, तब चीन के शासक ने मार्को पोलो को बंदी बना लिया था, और 18 साल तक चाइना में रहा, और 18 साल के बाद में फिर वापस वो जो वहां से फ्री होता है, तो वो वापस व्यापार के सिलसिले में एक बार इंडिया भी आया था, और वो उसमें विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख करता है, ठीक है, और वो सारी चीजें बताता है, और वो भी यही लिखता है कि दुनिया देखना बहुत अच्छा लगता है, पर कई बार घर से लंबे समय तक दूर रहना भी दुखदाई होता है। कि भाई आप दुनिया तो देख रहे हो, लेकिन आप अपने घर से दूर हो, और वो भी कितने, 1-2 साल नहीं, 20-20 साल तक। और जब आप 20 साल बाद में वापस अपने घर पहुंचते हो, तब तक वहां पे हालात बिल्कुल ही क्या हो चुके होते हैं, बदल चुके होते हैं। तब उस समय आपको वहां कोई नहीं जान पहचान रही रहा। तो ये मार्को पोलो भी यही कहता है कि मैं भी जब 18 साल चाइना में रहने के बाद में जब वापस गया था, तो मेरे साथ में रहने वाले अधिकांश दोस्त या तो मर चुके थे, या वो मुझे भूल ही चुके थे। कि मैं जब उनसे मिलने के लिए गया, तो उन्होंने यूं देखने के बाद में अजीबोगरीब से कहा कि तू कौन है भाई? तो कहा यार मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ मार्को। तो वो कहा हाँ था तो सही यार, हमारे साथ में एक मार्को, क्या वो तू ही है क्या? तो कहता हाँ। तब कहता चल ठीक है मिलते हैं और कभी। और उसके किसी भी दोस्त ने उससे वापस ढंग से बात नहीं करी, क्योंकि 18-20 साल का रिश्ता जो वो समय बहुत ही लंबा होता है। तो वही है कि व्यापार वाणिज्य है, और रेशम मार्ग पर भारत का क्या है? अधिकार है। वरना रेशम मार्ग जहां जहां रहा है, वहां पर धन बहुत ज्यादा रहा है। जैसे अपन बात करें कि शेखावाटी क्षेत्र, आप में से बहुत सारे लोग शेखावाटी से होंगे। शेखावाटी में अभी भी मॉक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि शेखावाटी ने इतने ज्यादा उद्योगपति दिए, बहुत ज्यादा उद्योगपति है शेखावाटी से, और शेखावाटी में खुद में उद्योग क्यों नहीं है? ठीक है, जबकि यहाँ के लोगों ने जाकर मुंबई, महाराष्ट्र, कलकत्ता हर जगह अपना डंका बजाया है, और शेखावाटी के अंदर करोड़पति सब तो बहुत ही एक जो नॉमिनल सा शब्द है, लोगों के पास इतना पैसा है कि इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, लेकिन उन लोगों ने खुद ने कभी शेखावाटी में उद्योग धंधे विकसित नहीं किए। मतलब क्यों नहीं किए? पता नहीं क्या कारण था उनका, शायद तक किसी ने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। तो शेखावाटी के पास में इतना पैसा क्यों आया, कहां से आया? क्योंकि यहाँ पर सब सिल्क रूट था। रेशम मार्ग की एक छोटी सी शाखा, रेशम मार्ग की छोटी सी क्या थी? शाखा थी कि रेशम मार्ग से जितने भी लोग व्यापार कर रहे थे, वो लोग व्यापार करते करते दिल्ली आते, और दिल्ली के बाद में उनका उद्देश्य होता था गुजरात का कहीं न कहीं पोर्ट ढूंढना, और वो पोर्ट तक पहुंचाया करते थे। लेकिन इस पोर्ट का रास्ता जो है वो शेखावाटी से होकर जाता था। तो पहले इसको अपन कहते हैं कारावान। क्या बोलते हैं इसको? कारावान। कारावान का मतलब होता है कि एक बैलगाड़ियों का समूह,
जिसमें 100, 200, 500 बैलगाड़ियां एक साथ में चलती थी और ये सारी बैलगाड़ियां दिल्ली से रवाना होकर सीधा शेखावाटी पहुंचती थी। सॉरी, शेखावाटी क्या, सीधा गुजरात पहुंचती थी। बीच में आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है ना जैसल, और वो जैसलमेर नामक शहर की स्थापना करते हैं। और जैसलमेर नामक शहर सर्वाइव इसलिए किया क्योंकि वो जाके सबसे पहले ये इस प्रकार के जो उद्योगपति थे, श्रेणी व्यवस्था के हेड थे, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप आओ हमारे शहर में 2, 4, 6 दिन आराम करो, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। तब सारे व्यापारी खुश हो गए कि उस जमाने में सबसे बड़े लुटेरे जो थे वो जैसलमेर के ही लोग थे। और जैसलमेर के लोग खुद कह रहे हैं कि हम आप को क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे। पर वो जबान के पक्के थे, जब एक बार कह दिया सिक्योरिटी देंगे मतलब क्या है, सिक्योरिटी देंगे। इसका मतलब जो भी जो भी गाड़ी दिल्ली से निकलती और वो जैसे जैसलमेर की रेंज में आती थी तब वो लोग बिल्कुल आश्वस्त हो जाया करते थे और कहते थे हमें कोई नहीं लूटेगा, क्योंकि ये लूटने वाले खुद ही हमारे क्या है, अब वो एक्चुअली सुरक्षा करने वाले लोग हैं। इसलिए ये लोग वहां जैसलमेर में रुकते थे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और पूरा आराम होने के बाद में फिर उनको पैसे देते थे बदले में, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की तारीख में आप लोग पीजी में रहते हो। पीजी का वर्तमान में व्यवसायीकरण हो गया है, वरना पहले आरंभ में पीजी का व्यवसायीकरण नहीं था। पीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, पेइंग गेस्ट, कि आप एक मेहमान हो लेकिन ऐसे मेहमान हो जो बदले में क्या दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। तो वाकई में पहले पीजी के अंदर जो वो स्टूडेंट्स को गेस्ट की तरह ही रखते थे, हर चीज का ख्याल रखना, सुबह मतलब टाइम पे चाय, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। वर्तमान में तो इसको पीजी कहना ही गलत है, वर्तमान में इसको एक्चुअली कहना चाहिए हॉस्टल। क्या कहना चाहिए, हॉस्टल, ठीक है। तो कहते हैं वो बिल्कुल पीजी की तरह था जैसलमेर। उसके बाद में जब जैसलमेर शहर सरवाइव कर गया, वरना आप सोचो आज से 1000 साल पहले, 900 साल पहले कैसे लोगों ने सरवाइव किया होगा, जहां पे पानी नहीं है, जहां पर आप पशुपालन ढंग से कर नहीं पा रहे हो क्योंकि एक्चुअली खुद के पीने के लिए पानी नहीं है, तो भेड़ों बकरियों को कहां से लाओगे उनके लिए पीने के लिए पानी, ठीक है। और खेती बाड़ी नाम की कोई चीज नहीं है, व्यापार वाणिज्य हो ही नहीं सकता। तो शुद्ध रूप से केवल एक ही चीज से बचा था वो शहर, और वो किसके कारण से था, रेशम मार्ग की एक शाखा। रेशम मार्ग क्या थी, एक शाखा। उसके बाद में राव बीकानेर ने जब बीकानेर शहर स्थापित किया तब उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट लागू किया। वैसे वैसे व्यापारियों से कांटेक्ट किया और कहा साहब आप चाहो तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तब व्यापारियों अब स्टे हो गए थे 2, एक बीकानेर और सेकंड नंबर कौन सा था, जैसलमेर। अब व्यापारियों को अच्छा लग रहा था भाई रात दिन चलना नहीं पड़ रहा है, बीच बीच में ब्रेक होते जा रहे हैं। ऐसे में राव शेखा है ना, शेखावाटी को डेवलप करते हैं और वो भी जाके व्यापारियों से कांटेक्ट करते हैं। ये तो 17 मतलब है ना 17वीं 18वीं शताब्दी की बातें हैं। तब वो उनसे कहते हैं कि भाई आप चाहो तो हमारे यहाँ पर भी स्टे कर सकते हो, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे। इस बात पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, हाँ यहाँ पे भी रुक लेंगे। तो उन्होंने रुकना स्टार्ट कर दिया, और जब उन्होंने रुकना आरंभ किया तो व्यापारियों ने कई बार संदेह किया, और वो बस वो संदेह यही था। उन्होंने कहा कि यार बीकानेर में जैसलमेर में रहते हैं तो वहां पे यूं हमें भरोसा होता है क्या, एक पूरी आर्मी हमें सिक्योरिटी दे रही है, पर यहाँ पे ऐसा फील नहीं आ रहा है। तब शेखावाटी के लोगों ने कहा कि साहब आप आओ अगली बार, हम कुछ करते हैं, देखते हैं। तो उन्होंने हवेलियां बनाना आरंभ कर दिया। ये जो हवेलियां हैं, इन हवेलियों को आप लूट नहीं सकते। इन हवेलियों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी शेखावाटी से उनको पता है कि बाहर भले 5000 लोगों की सेना है और हवेली के अंदर यदि 10 लोग हैं तो भी 5000 की सेना भी इजीली इस हवेली को लूट नहीं सकती, क्योंकि पूरी स्थापत्य शैली जो है वो इसी तरीके से बनी हुई है। एक तो आप हवेली के अंदर जाओगे, उसका गेट लोहे का बना हुआ होता है, लोहे प्लस लकड़ी का। उसमें फ्रंट में लोहा और लकड़ी दोनों दिखेंगे, लेकिन पीछे की साइड में आप देखोगे उसका पूरा लोहा होता है, वो आपस में जंजीरों में बंधा हुआ होता है। इसका मतलब यदि आप उस गेट को तोड़ने का प्रयास करते हो, कोई भी रैम वैम लेके जो भी है, तो उसमें से लकड़ी तो टूट जाएगी, पर वो जो जो लोहे की चैन है वो नहीं टूटेगी, इसलिए आप इजीली अंदर एंटर नहीं कर सकते। फिर मान लो आपने जैसे तैसे करके उसको तोड़ भी दिया और वो टूट भी गया लोहे की चैन, उसके बाद में आप एकदम से घुसकर अंदर एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पर गेट होता है, टिपिकल अभी स्थापत्य यही होती है कि गेट खुलते ही अंदर घुसते ही पहले दीवार आएगी। इसलिए टिपिकल हवेली में आपको घुसने के लिए अंदर घुसते ही पहले एक राइट साइड में टर्न लेना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर वापस अंदर एंटर होगी। इसका मतलब भाग के तो अंदर घुस ही नहीं सकते, ठीक है। अब आप घुसोगे और जहां से अंदर एंटर करोगे चौगान के अंदर, वो जो इलाका होता है उसकी हाइट हमेशा कम रखते हैं। तो कई लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं क्या उस जमाने में लोग बौने थे, नहीं बौने नहीं थे, ये एक सिक्योरिटी फीचर है।
कि उसकी हाइट इतनी कम है कि आप उसमें डायरेक्ट अंदर घुस ही नहीं सकते। आपको अंदर घुसने के लिए अपना सिर क्या करना पड़ेगा, झुकाना पड़ेगा। और आप जैसे सिर झुकाते हो, अंदर एक आदमी आपका सुस्वागतम करने के लिए क्या है, तैयार रहता है। तो अंदर पहले दोनों साइड में लोग खड़े रहते तलवार लेकर, चले आ अंदर। तो कई बार गेट टूट जाया करता था, दुश्मन अंदर घुस भी जाया करते थे, लेकिन अब वापस आगे अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। हर कोई कहते ले तू जा अंदर, तो कहते मैं क्यों जाऊं, तू जा, तुम लोग 6 भाई हो, एक दो कम भी हो जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भाई इकलौता हूं। तो उनको पता होता था सिर झुकाने का मतलब, अंदर घुसने का मतलब ही कोई इनको अंदर स्ट्राइक करने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए आप में जिसके शेखावटी हवेलियां देखी हुई उनको पता है कि फिर वो अंदर, फिर मान लो एकदम से कोई 4-6 लोग अंदर घुस भी जाया करते थे, तो फिर क्या है, तो भी आप उनको जीत नहीं सकते। आप शेखावटी के टिपिकल हवेलियों में देखोगे कई सारे कमरे होते हैं नीचे, ठीक है, उनमें से कुछ कमरे होते थे वो तो कुएं होते थे पहले, कि एकदम से आपने गेट खोला, गेट खोल के आप जैसे अंदर घुसे पता लगा ले 10-20 फीट जो वो गहरा क्या था, कुआं था, और आप धड़ाम से उसमें गिर गए। फिर मान लो, कोई नहीं, फिर मान लो कि आपने चलो वो जो है ना प्रथम तल जीत भी लिया, तो प्रथम तल के बाद में आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए जो सीढ़ियां होती है ना, वो इतनी संकड़ी होती है और इतनी घुमावदार होती है कि एक समय पर एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। इसलिए मान लो नीचे 300-400 लोग आ भी गए, ऊपर कुछ लोग खड़े हैं, पर अब जो ऊपर पहुंचना है, पर ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ियां में रास्ता कितना है, एक ही व्यक्ति का है। और उस एक ही व्यक्ति में भी वापस लास्ट में जाके टास्क वही है, हाइट वापस बहुत कम है, वापस आपको सिर झुका के ही अंदर क्या करना पड़ेगा, जो वो एंटर होना पड़ेगा। और आप स्पीड से भाग के चढ़ ही नहीं सकते, क्यों, आपके जहां पे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियां खत्म होती है, आगे वाला जो फ्लोर होता है उसमें बस इतना सा स्पेस देते हैं, एक आदमी ऊपर ऊपर घूम सकता है केवल, 2-3 लोग नहीं। इसलिए यदि आप स्पीड से जाओगे तो आप सीधा नीचे गिर जाओगे। इसलिए आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे जाओगे तो कोई न कोई तलवार लेके आपका वेट कर ही रहा है और वो आपकी गर्दन काट दिया करता था। इसलिए शेखावटी की हवेलियां शुद्ध रूप से जो है ना सिक्योरिटी पर्पज से बनी हुई है, हवादार रहे, ठीक है। इसलिए खूब सारी खिड़कियां होती है, पर वो खिड़कियां इतनी छोटी होती है तो उनमें केवल हवा आ सकती है, आदमी नहीं, आदमी एंटर नहीं कर सकता। इसलिए खूब सारी बनाते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं, वो छोटी छोटी बनाते हैं। तो खैर ये सब जो है ना, ये सब रेशम मार्ग के प्रभाव थे। तो रेशम मार्ग पर भारत का क्या था, अधिकार था, और भारत मध्यस्थ के रूप में अच्छे खासे पैसे कमाता था। हाँ, फिर मेन बात ये थी कि शेखावटी में इतने लोगों ने पैसे क्यों कमाए या इतने उद्योगपति क्यों हुए, इसके पीछे कारण ही यही था। ये उद्योगपति आया करते थे और ये लोग यहाँ अलग अलग हवेलियों में रुका करते थे, जाते समय पैसा भी देते। तब कोई न कोई आदमी होता था, वो कहता था लो साहब ये मेरा पोता है 16-17 साल का हो गया, दिन भर यूं ही आवारा घूमता रहता है, इसको ले जाओ साथ में। तो वो उद्योगपति कहते हो ले चल हमारे साथ में, तो वो उसको लेके चले जाते थे। और ये जितने भी लड़के उनके साथ में गए, वही कालांतर में क्या बन गए थे, उद्योगपति, बड़े बड़े, और बहुत सारे उद्योगपति है शेखावटी के। लेकिन रोमन साम्राज्य अपने चरम स्तर पर था,